आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि रूपकों के लिए आवश्यक रूप से 5 संधियाँ हैं, जिनका निर्माण 5 अर्थ प्रकृतियों और 5 कार्यावस्थाओं के योग से होता है। और उसी क्रम में हमने मुख नामक संधि के बारे में पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। और आज का हमारा विषय है प्रतिमुख संधि और उसके अंग। देखेंगे कार्य का नंबर 51। लक्ष्यालक्ष्यतयो भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत् बिंदु प्रयत्नानुगमाद् अंगानस्य त्रयोदश। जहाँ उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद होता है, वह प्रतिमुख संधि कहलाती है। बिंदु नामक अर्थ प्रकृति। बिंदु प्रयत्ना अनुगमाद अंगा अन्यस्य त्रयोदश। बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नामक कार्यावस्था के योग से इसके 13 अंग होते हैं। तो इसका उदाहरण बताया है, जैसे कि वेणी संहार के द्वितीय अंक में भी प्रतिमुख संधि है, जहाँ पर क्रोध रूपी बीज का भीष्म आदि के वध के द्वारा कुछ लक्ष्य तथा कर्ण आदि का वध न होने के कारण कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होना ही प्रतिमुख संधि है। अब जो प्रथम अंक में रखा गया है और अग्रिम अंक में बिंदु के रूप में आया है, उस बीज और प्रयत्न के आधार पर इस प्रतिमुख संधि के 13 अंग होते हैं। अब ये 13 अंग कौन से हैं? इसके लिए कार्य का नंबर 52। विलासः परिसर्पश्च विधूतं शम नर्मणि नर्मद्युतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनं वज्रं पुष्पम उपन्यासो वर्णसंहार इत्यादि। अर्थात विलास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार, ये प्रतिमुख संधि के 13 अंग हैं। अब इन 13 अंगों को हम क्रम पूर्वक इनका लक्षण देखते हैं। उसमें से पहला है विलास, जो कि कार्य का नंबर 53 के रूप में है हमारे सामने। विलास रत्यर्थेहा विलासः स्यादः। रति के लिए जो इच्छा होती है उसे विलास कहा गया है। और इस अंग को दर्शाने के लिए उदाहरण भी आपको दिया गया है, जिसे आपको ई कंटेंट के माध्यम से दिया जाएगा, जिसका अध्ययन आप करेंगे। इसका दूसरा लक्षण है, इसका दूसरा अंग परिसर। उसके लिए कार्य का नंबर 54। दृष्ट नष्टानुसर्पणम। दृष्ट नष्टानुसर्पणम, पहले देखे गए, दृष्ट मतलब देखे गए, और फिर नष्ट हुए बीज का अन्वेषण परिसर्प कहलाता है। पहले देखे गए और फिर नष्ट हुए बीज का अन्वेषण परिसर्प कहलाता है। और अगला इसका अंग है विधूत, जिसके लिए कार्य का नंबर 55। विधूतम स्याद रति, अर्थात सुखप्रद पदार्थों के प्रति अरुचि या अनादर ही विधूत कहलाता है। विधूत किसे कहते हैं? विधूतम स्याद अरति, सुखप्रद पदार्थों के प्रति अरति यानी अरुचि या अनादर ही विधूत कहलाता है। इसका उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि रत्नावली के द्वितीय अंक में सारिका के वचन और चित्र दर्शन के द्वारा सागरिका का अनुराग रूपी बीज प्रकट होकर नष्ट हो गया है, और उसका वह कहाँ है इत्यादि के कथन के द्वारा वत्सराज के द्वारा अन्वेषण किया जाता है। अतः यहाँ
परिसर्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग दर्शाया गया है। इसी तरह से जो तीसरा हम पढ़ रहे थे विद्युत, विद्युत स्याद अरति अर्थात सुख पदार्थों के प्रति अरुचि या अनादर ही विद्युत कहलाता है। सुखप्रद क्या, उसका उदाहरण के लिए आपको बताया है कि जैसे कि रत्नावली नाटिका में सागरिका कहती है कि सखी मेरा संताप अधिक बढ़ रहा है। सुसंगता बावड़ी से कमलिनी के पत्ते और मृणालों को लाकर उसके अंगों पर रखती है, तो सागरिका उनको फेंकती हुई कहती है सखी इन्हें हटा लो, क्योंकि क्यों व्यर्थ ही अपने को कष्ट दे रही हो। मैं ठीक कहती हूँ, दुर्लभ जन के प्रति प्रेम है, अत्यधिक लज्जा है, शरीर दूसरे के अधीन है। रे सखी, इस प्रकार प्रेम विषम है, यह तो केवल मेरी मृत्यु ही मेरी शरण है। तो यहाँ पर सागरिका के अनुराग रूपी बीज के संबंध से शीतोपचार का अनादर करती है सागरिका, इसलिए यहाँ पर विद्युत नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया। अगला जो है प्रतिमुख संधि का अंग, उसका नाम है शम। तत्क्षम शमः, तत्क्षम शमः। उस अरति को जो शांति होती है, अरति की शांति ही शम कहलाती है। इसका उदाहरण बताया है, जैसे कि रत्नावली में राजा विदूषक से कहता है कि मित्र, इसने मेरा चित्र बनाया है, इसने सचमुच मुझे अपने आप पर भी बहुत गर्व हो गया है, तो कैसे न देखूं। इस संदर्भ में सागरिका मन ही मन में कहती है हृदय धीरज धर, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। क्या मनोरथ? कि राजा मुझे देखना चाहेगा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जो अरति थी उसकी यहाँ पर शांति हो रही है। यह राजा के प्रति अपना प्रेम जान करके सागरिका की अरति को शांत हो जाती है, इसलिए यहाँ पर शम नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया है। अगला है प्रतिमुख संधि का अंग नर्म। परिहास वचो नर्म, परिहास युक्त वचन ही नर्म कहलाता है। परिहास मतलब मजाक। जैसे कि रत्नावली में सुसंगता सागरिका से कहती है सखी, जिसके लिए तुम आई हो वह सामने स्थित है। तो सागरिका चिढ़ करके सुसंगता, मैं किसके लिए आई हूँ? सुसंगता कहती है अरे, अपने पर शंका करने वाली चित्रफलक के लिए आई हो तुम, तो उसे ले लो। इसके द्वारा जो अनुराग रूपी बीज के संबंध में परिहास वचन कहा गया है, इसलिए यहाँ पर नर्म नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया है। अगला अंग है नर्मद्युति। नर्मद्युति धृतिस्तज्जा द्युतिर्मता, उस नर्म से उत्पन्न धृति ही नर्मद्युति मानी गई है। जैसे कि रत्नावली में सुसंगता सागरिका से कहती है कि सखी, तू अब बड़ी कठोर हो गई है, जो इस प्रकार स्वामी द्वारा हाथ पकड़े जाने पर भी कोप नहीं छोड़ती। तो सागरिका भूभ्रंग के साथ मुस्कुराकर कहती है सुसंगता, अब तू भी नहीं मानती। इसके द्वारा सागरिका के अनुराग रूपी बीज के उद्घाटन के संबंध से सागरिका परिहास से उत्पन्न धृति का वर्णन करती है। अतः यहाँ पर नर्म धृति नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया है। अगला है प्रतिमुख संधि का अंग, उसका नाम है प्रगमन। उत्तरावाक् प्रगमनम, उत्तरावाक् प्रगमनम यानी कि उत्तरोत्तर वचन ही प्रगमन है। जैसे कि रत्नावली में विदूषक राजा से कहता है कि हे मित्र, भाग्य से बढ़ रहे हो। तो राजा कुतूहल से, मित्र यह क्या है? विदूषक कहता है भाई, यह वही है जो मैंने कहा था कि इसने तेरा ही चित्र बनाया है। कामदेव के बहाने से और किसको छिपाया जा सकता है। यहाँ से आरंभ करके हे मृणाल हार,
उसके स्तन रूपी कलशों के मध्य से गिरा हुआ तू क्यों सूख रहा है, जहाँ तेरे सूक्ष्म तंतु के लिए भी जगह नहीं है, वहाँ तेरे लिए कैसे हो सकती है। यहाँ तक राजा, विदूषक, सागरिका और सुसंगता के परस्पर वचनों के द्वारा अनुराग बीज का उत्तरोत्तर उद्घाटन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रगमन नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया है। अगला अंग का नाम है निरोधन। हित रोधो निरोधनम। हित का रुक जाना निरोधन कहलाता है। हित का रुक जाना, जैसे कि रत्नावली में राजा विदूषक से कहता है, मूर्ख, धिक्कार है, किसी प्रकार संयोग से प्राप्त हुई अनुराग को प्रकट करने वाली यह कांता स्फुट कांति वाली रत्नावली के समान कंठ से न लगाई गई ही आपने मेरे हाथ से गिरा दी। यहाँ वत्सराज का सागरिका समागम रूपी हित है, जिसे वासवदत्ता प्रवेश की सूचना देने वाले विदूषक के वचन ने रोक लिया है। अतः निरोधन नामक प्रतिमुख संधि यहाँ पर बताई गई है। अगली संधि का नाम है पर्युपासन। पर्युपास्तिर अनुनयः। क्रुद्ध व्यक्ति को मनाना ही पर्युपासन कहलाता है। जैसे कि रत्नावली में राजा वत्सराज से कहता है, हे देवी, यदि मैं यह कहूँ प्रसन्न हो जाओ तो यह कोप न होने पर संगत नहीं। यदि कहूँ कि फिर ऐसा ना करूँगा तो स्वीकृति हो जाएगी। यदि मेरा दोष नहीं है यह कहूँ तो तुम उसे झूठ मानोगी। प्रियतमे, इस दशा में क्या कहना उचित है यह मैं नहीं जानता। यहाँ पर चित्र में एक साथ नायक यानी कि वत्सराज, नायिका अर्थात सागरिका को देखने से कुपित होने वाली वासवदत्ता का अनुनय किया गया है, जिसका नायक और नायिका के अनुराग रूपी बीज से उद्घाटन से संबंध है। तो यहाँ पर पर्युपासन नामक प्रतिमुख संधि है। अगला अंग है पुष्प। बीजोद्घाटन के संबंध में बताया है, पुष्पम वाक्यम विशेषवत। विशेषता युक्त कथन को पुष्प कहा जाता है। विशेषता युक्त कथन को पुष्प कहा जाता है। जैसे रत्नावली में राजा सागरिका को हाथ से पकड़कर स्पर्श करने का अभिनय करता है। विदूषक कहता है, भाई, तुमने सचमुच ही यह अपूर्व लक्ष्मी प्राप्त कर ली है। राजा कहते हैं, मित्र, ठीक है, यह लक्ष्मी है, इसका हाथ पारिजात का पल्लव है, नहीं तो श्वेत के व्याज से यह अमृत रस को कहाँ से बहा था। इस कथन के द्वारा नायक और नायिका के परस्पर दर्शन आदि के द्वारा विशिष्ट अनुराग प्रकट होता है। अतः यहाँ पर पुष्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। अगला अंग है जिसका नाम है उपन्यास। उपन्यासस्तु सोपायम। उपाय सहित कथन ही उपन्यास कहलाता है। जैसे कि रत्नावली में सुसंगता का कथन है कि स्वामी, शंका न करें, मैंने भी स्वामी के प्रसाद से खेल ही किया है, इसलिए कर्णाभूषण की क्या बात है। इससे भी बड़ा मुझ पर प्रसाद होगा कि तूने इसमें मेरा चित्र क्यों बनाया। यह कहती हुई मेरी प्रिय सखी सागरिका कुपित हो गई है, तो उसे आप प्रसन्न कर दीजिए। तो यहाँ पर चित्रफलक में सागरिका का चित्र मैंने बनाया है और तुम्हारा चित्र सागरिका ने, यह सूचित करते हुए सुसंगता के वचन से प्रसाद का कथन करके अनुराग रूपी बीज का प्रकट किया गया है। इसलिए यहाँ पर उपन्यास नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया है। अगला अंग का नाम है वज्र। वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम। प्रत्यक्ष रूप से निष्ठुर कथन ही वज्र कहलाता है। जैसे कि रत्नावली में वासवदत्ता चित्रफलक की ओर निर्देश करके कहती है, आर्यपुत्र, यह भी जो तुम्हारे समीप है, यह क्या आर्य वसंतक की कला है। फिर कहती है, आर्य, इस चित्रकारी को देखते हुए मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। तो इस कथन के द्वारा वासवदत्ता ने
वत्सराज के सागरिका के प्रति अनुराग को प्रकट किया है और प्रत्यक्ष रूप से निष्ठुर कथन है। तो यहाँ पर वज्र नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। और प्रतिमुख संधि का अंतिम अंग है वर्णसंहार। चातुर्वर्ण्योपगमनम वर्णसंहार इष्यते। चातुर्वर्ण, चारों वर्ण, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का एकत्रित होना ही वर्णसंहार कहलाता है। जैसे कि महावीर चरित के तृतीय अंक में कहा है कि यह ऋषियों की सभा है, यह युधाजीत है और अमात्यों के साथ यह वृद्ध नरप्रति लोमपात है तथा यह निरंतर यज्ञ करने वाला पुराना ब्रह्मवादी जनकों का राजा, यह सब आपसे क्रोध शांति की याचना करते हैं। तो यहाँ पर एकत्रित हुए ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि का कथन करके क्रोध शांति की प्रार्थना के द्वारा राम की विजय को सूचित करने वाले परशुराम के दौड़ने का प्रकटन किया है। अतः यहाँ पर वर्णसंहार नामक प्रतिमुख संधि का अंग बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने प्रतिमुख संधि के इन 13 अंगों के बारे में, उनके लक्षणों को समझा। प्रतिमुख संधि के ये 13 अंग हैं और मुख संधि में उपक्षिप्त बिंदु नामक अवान्तर बीज और महाबीज और प्रयत्न के से अन्वित इन अंगों का निर्वाह करना चाहिए। इसमें परिसर्प, प्रशम, वज्र, उपन्यास और पुष्प ये अंग प्रधान हैं। इनके 13 अंगों में से प्रधान अंग कौन से हैं? परिसर्प, प्रशम, वज्र, उपन्यास और पुष्प ये अंग प्रधान हैं। तो रूपकों में इनको स्थान देना आवश्यक है और अन्य जो अंग हैं उनका यथासंभव प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने प्रतिमुख संधि किसे कहते हैं और उसके 13 अंग कौन से हैं इसके बारे में समझा। अब आज यहीं तक। नमस्कार।